स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड सिक्किम ने साल 2016 में खुद को 100% ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। साल 2018 में यूनाइटेड नेशंस ने भी सिक्किम के इस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित भी किया। सिक्किम ने दुनिया भर के देशों से 51 नॉमिनेशंस को हराकर UN फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल और IFOAM ऑर्गेनिक्स द्वारा को-ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड भी अपने नाम हासिल किया। आज सिक्किम में सारी खेती बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर को यूज किए होती है। साल 2003 में सिक्किम की गवर्नमेंट ने उसे इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के मिशन की शुरुआत की थी। सिक्किम गवर्नमेंट ने इस मिशन को पूरा करने के लिए कई पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन में लाई। साल 2004 से ही सिक्किम ने दूसरे स्टेट से केमिकल फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करना बंद कर दिया और फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडीज भी हटा दी। और साल 2014 में तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज पर कंप्लीट बैन लगा दिया। सिर्फ यही नहीं, 1 अप्रैल 2018 से गवर्नमेंट ने स्टेट में इनऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के भी इंपोर्ट पर रोक लगा दी। दोस्तों, सिक्किम के ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसीज ने लगभग 66,000 किसान परिवार को लाभ पहुंचाया है। इसके अलावा सिक्किम गवर्नमेंट का ये मूव वहां के टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी वरदान साबित हुआ। सिक्किम की नेचुरल ब्यूटी, सेरेनिटी और बायोडाइवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया और फॉरेन कंट्रीज से हर साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ने सिक्किम की नेचुरल स्टेट को मेंटेन रखने में मदद की। इनफैक्ट सिक्किम की न्यू ऑर्गेनिक इमेज ने स्टेट में टूरिज्म को और भी बढ़ावा दिया। द लोनली प्लैनेट नाम के एक ट्रैवल गाइड ने साल 2014 में सिक्किम को वर्ल्ड का टॉप डेस्टिनेशन बताया था। सिक्किम के टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार साल 2011 और 2014 के बीच सिक्किम में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या 50% से भी ज्यादा इंक्रीज हुई है और आज टूरिज्म इकोनॉमी सिक्किम के टोटल GDP का 8% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिक्किम द्वारा वर्ल्ड के पहले 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनने की जर्नी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम उन कंट्रीज की भी बात करेंगे जिन्होंने एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंप्लीटली शिफ्ट करने का डिसीजन तो लिया था, लेकिन वो असफल रहे और वो कैसे सिक्किम के मॉडल से सीख ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और सिक्किम के ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस GS3 के एग्रीकल्चर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 8 अगस्त है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग 6 PM रहेगी। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे ये कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने UN में स्पीच देते वक्त कहा कि सिक्किम के 100% ऑर्गेनिक स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआत में किसानों को बहुत नुकसान भी सहना पड़ा, जिसका असर वहां की इकोनॉमी पर भी हुआ, लेकिन फिर भी अपने डिटर्मिनेशन और लोगों के साथ से सिक्किम अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हुआ। आइए सबसे पहले हम सिक्किम के एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की टाइमलाइन को देखते हैं। पहाड़ों में बसे सिक्किम की ज्योग्राफिकल फीचर्स वहां इंटेंसिव इंडस्ट्रियल फार्मिंग अलाउ नहीं करती, इसलिए सिक्किम में पहले से भी केमिकल फर्टिलाइजर्स बाकी स्टेट्स की तुलना में कम उपयोग होते थे। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जब पूरे इंडिया में फर्टिलाइजर्स की यूज बढ़ गई, सिक्किम में भी फार्मर्स ने कुछ क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू कर दिया। हालांकि फर्टिलाइजर्स उपयोग करने के बावजूद सिक्किम के टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। इन्हीं फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए स्टेट के एनवायरनमेंट को
पॉल्यूशन से बचाने के लिए साल 2003 में वहां के चीफ मिनिस्टर ने सिक्किम को इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की विजन का ऐलान किया। 16 सितंबर 2003 को सिक्किम ऑर्गेनिक बोर्ड का गठन हुआ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव स्टेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान्स और पॉलिसीज ड्राफ्ट करना था। साल 2010 में स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक मिशन नाम का एक एक्शन प्लान लॉन्च किया, जिसमें सिक्किम को वर्ष 2015 तक 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए स्टेप्स एंड मेजर्स शामिल थे। प्लान सक्सेसफुल हुआ और 2015 में सिक्किम ने खुद को पूरी दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया। दोस्तों, आज सिक्किम के टोटल 1,90,000 एकर्स इंडस्ट्रियल लैंड में क्रॉप्स ऑर्गेनिक वेज में ग्रोस किए जाते हैं। सिक्किम के इस कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप के कमिटमेंट को जाता है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो वेल डिफाइंड प्लान्स फॉर्मुलेट किए और उसके बाद उन्हें पैशनेटली इंप्लीमेंट भी किया। आइए अब हम उन प्लान्स एंड पॉलिसीज पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सिक्किम ने जब ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करने का डिसीजन लिया था, तब वो लेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। इसे सही वक्त पे समझकर सिक्किम गवर्नमेंट ने लोगों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के यूज के बारे में अवेयर करने का डिसीजन लिया। सरकार ने ऑर्गेनिक फार्म्स, ऑर्गेनिक स्कूल्स और इवन उनके घर जाकर लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की शिक्षा देनी शुरू की। इसके अलावा गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट और फार्मिंग लैब्स इंट्रोड्यूस किए। सॉइल कंजर्वेशन, एसिडिक सॉइल की ट्रीटमेंट, ऑर्गेनिक पैकिंग इत्यादि से रिलेटेड बहुत सारे कैंपेन्स भी ऑर्गेनाइज किए गए। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, गवर्नमेंट के लिए ये सब करना बहुत ही चैलेंजिंग था। गवर्नमेंट ने इस दिशा में जो सबसे पहला स्टेप लिया वो था बायो विलेज के कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन। साल 2003-04 और 2009-10 के बीच बायो विलेज प्रोग्राम के तहत सिक्किम के फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने 396 विलेजेस को अडॉप्ट किया और उन्हें बायो विलेज में कन्वर्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने इन विलेजेस में केमिकल फर्टिलाइजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी और सभी किसानों को खेती करने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड किए। इसके साथ साथ किसानों को फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। दोस्तों, सिक्किम के ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वहां के गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन प्रोसेस को स्ट्रांगली एम्फसाइज किया। 2010 से 2014 के बीच टोटल बजट का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन एजेंसीज के ऊपर और फार्मर्स को सर्टिफिकेट्स एक्वायर करने में सपोर्ट प्रोवाइड करने में स्पेंड किया था। दोस्तों, साल 2004 में सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक बोर्ड ने स्टेट में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के यूज को कम करने के लिए एक पॉलिसी का काम किया, जिसके तहत सिक्किम में दूसरे स्टेट से फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी गई थी। इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सारी सब्सिडीज भी हटा दी और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने 2014 में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज पर कंप्लीट बैन लगा दिया। अगर कोई व्यक्ति केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते पाया जाता है तो उसे 3 महीने तक के लिए जेल हो सकती है और साथ में 1 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट किसानों को ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग भी दिया करती थी। मिशन के पहले पायलट फेज यानी 2003 से 2009 तक के बीच में करीब 100 गांव में से 10,000 से ज्यादा किसानों को इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का लाभ मिला। आज सिक्किम में सारे किसान ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं और वहां की पूरी एग्रीकल्चरल लैंड ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सिक्किम में फर्टिलाइजर बैन पॉलिसी के सक्सेसफुल होने के पीछे का कारण है कि बैन को स्लोली और फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया और यहीं इसी की जगह यदि गवर्नमेंट अब्रप्टली एक ही बार में फर्टिलाइजर्स के यूज पर बैन लगा देती तब उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते। दोस्तों, शुरुआत में फार्मर्स को क्रॉप ग्रो करने के ऑर्गेनिक वेज अडॉप्ट करने को प्रोत्साहित करने के लिए सिक्किम गवर्नमेंट ने उन्हें अनेक इंसेंटिव्स प्रोवाइड की। उदाहरण के तौर पर किसानों को फ्री में रूरल कंपोजिट पिट्स, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स इत्यादि प्रोवाइड कराया गया। गवर्नमेंट ने स्टेट में 2 बायो फर्टिलाइजर्स यूनिट सेटअप किए और प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे यूनिट सेटअप करने के लिए वहां पे एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड लोकल्स को इनकरेज किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट किसानों के बीच ऑर्गेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती थी। प्रोडक्शन के अलावा शुरुआत में जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे तब उनके सेल्स को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। गवर्नमेंट खुद भी फार्मर से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स परचेज करती थी और कंज्यूमर्स के बीच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करने के लिए और उन्हें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बेनिफिट से फैमिलियर करवाते हुए अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सिक्किम ऑर्गेनिक के नाम से
ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की मार्केटिंग के लिए एक कॉमन मार्केट भी शुरू किया। सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट ने फॉरेन मार्केट में भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को प्रमोट करने के लिए इनकरेज किया और साथ ही साथ ऑर्गेनिक एक्सपर्ट्स को भी इनकरेज किया। गवर्नमेंट ने यंग जनरेशन को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अवेयर करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के करिकुलम में शामिल कर दिया। इसके अलावा इससे रिलेटेड नॉलेज के प्रसार के लिए गवर्नमेंट ने और भी कई प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किए। उदाहरण के तौर पर लाइवलीहुड स्कूल्स, 2 ऑर्गेनिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और 3 ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर्स। दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे स्विट्जरलैंड में बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और बैंगलोर के इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ पार्टनरशिप में सिक्किम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक रिसर्च के डायरेक्शन में भी काम किया। साल 2016 में सिक्किम गवर्नमेंट ने एक नेशनल ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो न कि सिर्फ सिक्किम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सिक्किम गवर्नमेंट पार्टिसिपेटरी रिसर्च को ज्यादा इंकरेज करती है, जैसे साइंटिस्ट और फार्मर्स मिलकर मॉडर्न और ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करके सिक्किम के लिए सूटेबल ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाए। दोस्तों, सिक्किम के 100% ऑर्गेनिक स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन की सक्सेस स्टोरी वहां के लोगों की भूमिका के बात किए बिना अधूरी रह जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिक्किम के लिए अपने लोगों के सपोर्ट के बिना इस मिशन को अकम्प्लिश करना असंभव था। सिक्किम के लोगों ने शुरुआत में और इवन आज भी अनेक परेशानियों का सामना किया, बावजूद उसके ऑर्गेनिक फार्मिंग की आइडियोलॉजी को अपनाया और सिक्किम को दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बनाने में मदद की। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिक्किम की तरह कुछ दूसरे देशों में भी अपने एग्रीकल्चर को कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया था। उनमें से एक भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग का आइडिया फेल हो गया और इवन कुछ एक्सपर्ट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश के करंट क्राइसिस के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले सेक्शन में हम श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग के फेल होने के रीजंस को एनालाइज करते हैं। अप्रैल 2021 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजापक्सा ने ऐलान किया कि श्रीलंका में सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगी। इस अनाउंसमेंट के बाद श्रीलंका कैबिनेट में 27 अप्रैल 2021 को 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स पर रोक लगा दी गई। इनमें शामिल थे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और फूड आइटम्स जैसे कि ओट्स, सोया मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स और एप्पल जूस। राजापक्सा ने यूएन के एक समिट में अपने इस डिसीजन के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि केमिकल वाले फूड आइटम्स के कंजम्पशन बढ़ने से देश में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अराइज हो रहे थे। दोस्तों, इस डिसीजन के पीछे शायद श्रीलंका का मोटिव अच्छा था, लेकिन गवर्नमेंट के अब्रप्ट डिसीजन के कारण कंसिक्वेंसेस उल्टे हो गए। बैन की खबर सुनते ही ट्रेडर्स और कंपनीज ने फर्टिलाइजर्स की होर्डिंग और उनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। देश भर में फार्मर्स ने फर्टिलाइजर की कमी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू होने के 6 महीने के अंदर राइस प्रोडक्शन 20% डिक्रीज हो गया। फर्टिलाइजर बैन के कारण चाय की खेती भी बर्बाद हो गई। दोस्तों, श्रीलंका वर्ल्ड के लीडिंग टी एक्सपोर्टर्स में काउंट किया जाता है और टी श्रीलंका के लिए फॉरेन एक्सचेंज का एक मेजर सोर्स था। इन सारे फैक्टर्स ने कंट्री में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और फूड क्राइसिस को जन्म दे दिया। अगस्त 2021 में राजापक्सा ने देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित कर दी। दोस्तों, श्रीलंका और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज और खुद इंडिया भी सिक्किम के मॉडल से ये सीख ले सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सफल होने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग सबसे जरूरी है। बिना किसी प्लानिंग और पॉलिसी के एक ही बार में 100% ऑर्गेनिक नेशन बनाने का श्रीलंका का डिसीजन फेल होना निश्चित था। दूसरा, किसी गवर्नमेंट द्वारा फर्टिलाइजर्स को केवल बैन करने का डिसीजन काफी नहीं है। पैरेलली गवर्नमेंट को कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टिसाइड्स की सप्लाई चेन डेवलप करने की भी जरूरत होती है। श्रीलंका में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। श्रीलंका के प्रेसिडेंट के अनुसार तो पर्याप्त ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट किए गए थे, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें कोई भी फार्म इंपुट्स नहीं प्रोवाइड कराए गए। वहीं बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर से सब्सिडीज हटाने के बाद फार्मर्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक सीड्स और दूसरे ऑर्गेनिक फार्म इनपुट्स प्रोवाइड कराए। तीसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का डिसीजन फार्मर्स पर इम्पोज नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स और मेथड्स के बारे में अवेयर होना चाहिए, जिससे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोसेस में पेशेंस रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ ओवरनाइट करना पॉसिबल है ही नहीं। हमने सिक्किम के केस में देखा कि सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने में 1 दशक से भी ज्यादा का समय लग गया। वहीं श्रीलंका ने यह सब
एक ही दिन में अचीव करने की कोशिश की। एक सर्वे के माध्यम से यह पता चलता है कि श्रीलंका में महज 20% फार्मर्स के पास ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में स्विच करने के लिए पर्याप्त जानकारी थी और 63% फार्मर्स को स्टेट द्वारा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए कोई गाइडेंस नहीं मिला। दूसरी तरफ सिक्किम के केस में हमने देखा कि कैसे बायो विलेज और ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू गवर्नमेंट ने वहां के किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में एजुकेट किया। तो इसी बात को संक्षेप में कहें तो सिक्किम के मॉडल से ये सीखने को मिलता है कि किसी भी देश को एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करने से पहले प्रॉपर प्लान्स और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने चाहिए और उन्हें पूरा समय लेकर अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो वर्तमान में ग्लोबल फूड सिस्टम एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। क्राइसिस सोशल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल तीनों साइड से है। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा फूड क्राइसिस पर जारी किए गए लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में 53 कंट्रीज में लगभग 193 मिलियन लोगों ने फूड क्राइसिस का सामना किया, जिसमें से 500 मिलियन लोग भुखमरी के कगार पर थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि करंट ग्लोबल फूड सिस्टम प्रोडक्टिव नहीं है, बल्कि पहले के मुकाबले प्रोडक्शन में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन मुख्य समस्या यह है कि प्रोडक्शन कुछ ही लोगों तक सीमित है। इकोलॉजी और इकोनॉमी के टर्म्स में तो क्राइसिस और भी गहरी है। इकोलॉजिकली कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग वर्तमान के केमिकल फर्टिलाइजर बेस्ड फार्मिंग का एनवायरमेंटल कॉस्ट लगभग $3 ट्रिलियन पड़ता है। इसके अलावा केमिकल वाले फूड आइटम्स का लोगों के हेल्थ पर भी बुरा असर होता है। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज और हजार बीमारियां आज व्यापक रूप से बढ़ रही हैं। इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियल फार्मिंग फार्मर्स के लिए बहुत महंगी पड़ती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और दूसरे फार्मिंग इक्विपमेंट्स काफी कॉस्टली होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 10 में से 1 फार्मर बैंकरप्ट होता है। इसी कारण से इंडिया में हर वर्ष हजारों की संख्या में फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मिंग की कॉस्ट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब समय आ गया है कि वर्ल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत और एनवायरनमेंट की सेहत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस सिक्किम के ऑर्गेनिक फार्मिंग के मॉडल के ऊपर। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। And the question is, discuss how Sikkim became the first organic state in the world. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।